नमस्कार दोस्तों, दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यूपीएससी प्रीलिम्स जो अभी आने वाला है अगले ही महीने 2022, उसको देखते हुए आपके रिवीजन के लिए ये सीरीज हमने लॉन्च की है दोस्तों, ताकि आप इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करके आप अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सके। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई सा टॉपिक आपका मिस हो गया है जिसपे आपको और काम करने की जरूरत है, तो थोड़ा बहुत आप उसको एक बार रिविजिट कर लें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें भी बताइए और सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द नरसिम्हन कमिटी, ओके, नरसिम्हन कमिटी फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स has suggested reduction in पहला SLR and CRR, SLR, CRR and priority sector financing, SLR and financing to capital goods sector, CRR priority sector financing and financing to capital goods sector। So दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नरसिम्हन कमिटी फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स ने कहा था कि SLR, सॉरी, करेक्ट आंसर होगा इसका बी। ओके, एसएलआर, सीआरआर और प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग में रिडक्शन करने की बात इस कमिटी ने सुझाई थी, हालांकि मानी नहीं गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा बी। 1991 की ये कमिटी थी, काफी ज्यादा चर्चा में रहती है, इसलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। और बेसिकली मोस्ट ऑफ द सजेशंस जो थे कमिटी के वो इंप्लीमेंट नहीं किए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया। एग्रीकल्चर सेंसस दो स्टेटमेंट्स हैं। इट इज कंडक्टेड वंस इन एवरी 5 years by the Ministry of Statistics and Program Implementation. The recent census of 2015-16 reported an increase in operational holdings but a decrease in operated areas in agriculture. तो दोस्तों रीसेंट सेंसस से ये पता चला है कि ऑपरेशनल होल्डिंग्स में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ऑपरेटेड एरियाज में गिरावट आई है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेंसस स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री कंडक्ट नहीं करती है। एग्रीकल्चर सेंसस कौन कंडक्ट करता है? इट इज कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वंस इन एवरी 5 years। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस वजह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी, दैट इज ओनली 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इकोनॉमिक प्लानिंग। दो स्टेटमेंट्स हैं। Imperative planning is where economic decisions are made through a central planning authority instead of a market system. Indicative planning puts forward some broad principles and frameworks, giving widespread freedom to the private sector to define its own course of growth. तो दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग की बात जब हम करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं अलग अलग प्लानिंग के तरीकों के बारे में। तो उनमें से एक आता है इंपेरेटिव प्लानिंग, जहां पे जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं थ्रू अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, कोई मार्केट सिस्टम के थ्रू नहीं। जबकि एक इंडिकेटिव प्लानिंग होती है जिसमें कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल्स को आगे रखा जाता है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी सी फ्रीडम दी जाती है। सो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही होंगे। ओके, इन टुडेज वर्ल्ड मोस्ट इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज। ठीक है, सो देयर इज दिस इंडिकेटिव प्लानिंग, देन देयर इज दिस इंपेरेटिव या फिर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, फिर उसके बाद एक आता है स्ट्रक्चरल प्लानिंग, फिर आता है फंक्शनल प्लानिंग, और एक आता है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, एक होता है टॉप बॉटम डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द Mahalanobis model of economic growth laid stress on increasing productivity of agriculture, liberalization and global integration, building of capital goods and import substitution, promotion of FDI। Mahalanobis मॉडल किससे रिलेटेड है, किस चीज पे बेसिकली उसका स्ट्रेस ज्यादा था? तो सही जवाब होगा इसका बिल्डिंग ऑफ कैपिटल गुड्स एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका होगा सी। ठीक है, सो सेकंड 5 ईयर प्लान के फॉर्मुलेशन के दौरान महलनोबिस ने क्या शो किया था? महलनोबिस ने शो किया था कि रैपिड लॉन्ग टर्म रेट ऑफ ग्रोथ अचीव करने के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का मेजर पार्ट हैवी इंडस्ट्रीज के लिए छोड़ दें। ठीक है, सो हाई जो बेसिकली ग्रोथ रेट अगर आपको चाहिए तो आपको बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्ट करना होगा। सो द पिलर्स वर, क्या क्या पिलर्स थे? हाई सेविंग्स रेट, हेवी इंडस्ट्री बायस, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज एंड पब्लिक सेक्टर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी।
चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द बॉम्बे प्लान। दो स्टेटमेंट्स है। नेहरू ऑफिशियली एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड द प्लान। दोस्तों, बॉम्बे प्लान को जवाहरलाल नेहरू ने अप्रूव एक्सेप्ट नहीं किया था। अगर आपको अभी भी बॉम्बे प्लान के बारे में नहीं पता, ये बहुत बेसिक सवाल है और इकोनॉमिक्स यूपीएससी बहुत अच्छे से पूछता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से आप 20 से 25 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट मींस अगर आप इसको इंटू 2 करते हो तो 40 से 50 नंबर का इकोनॉमिक्स बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो बॉम्बे प्लान नेहरू ने एक्सेप्ट अप्रूव नहीं किया था। द प्लान इनविसाज्ड डबलिंग द पर कैपिटा इनकम इन 15 ईयर। सेकंड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज ओनली 2। ठीक है, सो 1944 में बॉम्बे के 8 उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसमें जेआरडी टाटा, जीडी बिरला, ठीक है, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, श्रीराम, देन कस्तूर भाई, लाल भाई, एडी श्रॉफ, ठीक है, इन 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक साथ काम करके एक प्लान सामने रखा, तो इसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद रेफरेंस टू ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देयर बास्केट ऑफ शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज ओनली। गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ईटीएफ सिर्फ और सिर्फ शेयर, बॉन्ड या सिक्योरिटीज का ही बास्केट है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कैन बी ट्रेडेड इंट्राडे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट कैन बी ट्रेडेड। इट इज सेल एट फिक्स्ड प्राइस, ऐसा कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होता दोस्तों। देयर इज मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट टू सेल और परचेज ईटीएफ, गलत है, ये कोई ऐसी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड दे आर इंडेक्स ट्रैक फंड्स, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर ओनली 2 होगा, यानी सी। ठीक है, सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, it's an investment fund traded on stock exchanges much like stocks. An ETF holds assets such as stocks, commodities or bonds. ETF can be traded the whole day, not like mutual funds which are traded at the end of the trading day. और इसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, और साथ ही साथ इट कैन बी बोथ इंडेक्स्ड, ट्रैक और एक्टिवली मैनेज्ड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not correct about alternative investment fund? They are used by governments to meet their borrowing requirements. They come under RBI regulations. One can use AIF to raise funds from domestic sources only. तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, और क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है, आंसर इसका डी होगा। ठीक है, ये चीज आप यहां पे ध्यान रखिएगा। AIF करेंटली सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, हालांकि दे आर प्राइवेट फंड्स जो कि अदरवाइज किसी भी रेगुलेटरी एजेंसी के रेगुलेशन में नहीं आते। ठीक है, सो इट रेफर्स टू एनी प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड, चाहे वो इंडियन सोर्स हो या फॉरेन सोर्स हो। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ओनली एंड ओनली डोमेस्टिक सोर्सेस, गलत होगा ये। ठीक है, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट और अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, not presently covered by any regulation of SEBI governing fund management. चलिए, with regards to supplementary grants, 3 statements है। It is granted when money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that year। देखो, supplementary grant तब grant होता है जब जितना पैसा grant हुआ है बेसिकली आपको कम पड़ जाए। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट उल्टा है। These grants are examined by the estimates committee, गलत। ये जो ग्रांट्स होती है ये पब्लिक अकाउंट्स कमिटी बेसिकली एग्जामिन करती है। इट इज रेगुलेटेड बाय अ सिमिलर प्रोसीजर एज बजट फॉलोज, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत होगा। तो ये चीजें यहाँ पे, सॉरी, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, पार्डन, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, और उस वजह से आंसर इसका डी होगा। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को उसी तरीके से रेगुलेट किया जाता है जो प्रोसीजर बजट का होता है। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। These grants are examined by PAC and it give recommendation to Parliament. Supplementary grant is grant when amount authorized by the Parliament is found to be insufficient for that year. चलिए, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट, 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। इट्स अ फ्रेंडली बायलैटरल मॉनेटरी एक्सचेंज अरेंजमेंट बिटवीन कंट्रीज फॉर ट्रेड, बिल्कुल सही है। इट इज बेस्ड ऑन अ प्रीडिटरमाइंड एक्सचेंज रेट, ये भी सही है। एंड रिसेंटली इंडिया हैज साइंड अ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट विद जापान, तीनों स्टेटमेंट्स सही। करेक्ट आंसर होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। पढ़िएगा दोस्तों, स्वैप मतलब एक्सचेंज होता है। ठीक है, करेंसी स्वैप मतलब एक अरेंजमेंट, अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज करेंसी with predetermined terms and conditions. So main जो पर्पस होता है वो होता है to avoid turbulence and other risk in the foreign exchange market and exchange rate. So benefits इसके क्या क्या होंगे? Benefits होगा promotion of bilateral trade, maintaining the value of foreign exchange reserves with the central bank, ensuring financial stability, protecting the health of the banking system. ठीक है,
चलिए, सो विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट दो स्टेटमेंट्स हैं. इट्स अ रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन ऑफ द इकोनॉमिस्ट ग्रुप created in 1991 and global microscope report is published by the economic intelligence unit. तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि ग्लोबल माइक्रोस्कोप रिपोर्ट जो है वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा पब्लिश की जाती है और इसे क्रिएट किया गया था 1946 में. तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है, सेकंड करेक्ट है. सही जवाब इसका होगा बी. ठीक है. So within the economist group, it was created, providing forecasting and advisory services through research and analysis. ठीक है. So ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. So आज का ये वीडियो यहीं पे हमारा समाप्त होता है और ये है क्वेश्चन नंबर 10 और उम्मीद करूंगा कि आज के इस वीडियो में आपको कहीं पे भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट्स में बताएंगे. मिलता हूं बहुत जल्द. धन्यवाद.